नमस्कार। आज मार्स पर जो स्टडी सर्किल लेने का मैंने तय किया था आप मित्रों के आदेश पर और आप मित्रों की सहमत से, उसका आज दूसरा दिन है। और आज भी अच्छा लगा कि कई सारे युवा साथियों ने न केवल याद रखा जो पहले दिन बातचीत हुई थी, बल्कि मेरे कहने पर एक किताब पढ़ी भी उन्होंने। कई लोगों ने बताया, कई युवाओं ने बताया कि उन्होंने कम्युनिस्ट कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो पढ़ा, इंटरनेट से ढूंढ के पढ़ा, समझा। और जाहिर तौर पे उनके जो सवाल होंगे उनका जवाब मैं देने की कोशिश करूंगा आज या आगे या जब भी संभव होगा। आज जब हम बैठे हुए हैं साथ में, एक सेकंड, आज जब हम साथ में बैठे हुए हैं तो एक मज़ेदार बात यह है कि आज मार्क्स का जन्मदिन भी है। और जाहिर तौर पे कार्ल मार्क्स का जन्मदिन उस तरह से तो नहीं मनाया जाएगा। एक ऐसी व्यवस्था जो कार्ल मार्क्स को पसंद नहीं करती है, वो कार्ल मार्क्स का जन्मदिन क्यों वैसे बनाएगी? एक सेकंड, बस एक सेकंड रुकिए। कुछ प्रॉब्लम यह है कि एक सेकंड, मैं बस अपने पेज पे भी, कई लोगों ने कहा था कि अपने पेज पे भी इसको शेयर कीजिए, तो बस मैं अपने पेज पर भी इसको शेयर कर दूं, फिर बात करता हूं जी। तो जैसा कि मैंने बताया कि आज कार्ल मार्क्स का जन्मदिन भी है। और जाहिर तौर पे जिस सिस्टम में हम रह रहे हैं, देश और दुनिया का भी ज़्यादातर हिस्सा, वो मार्क्स का जन्मदिन क्यों मनाएगा? उसके लिए मार्क्स कोई जन्मदिन मनाने वाली चीज़ नहीं है, मार्क्स कोई पसंद किए जाने वाली चीज़ नहीं है, तो वो निश्चित तौर से मार्क्स का जन्मदिन नहीं मनाएगा। एक आग्रह है आप लोगों से कि जिस समय शुरू करना होता है मुझे, उस समय ये सारे जितने मैसेज बज रहे हैं, ये व्हाट्सएप पे या फेसबुक इनबॉक्स में आकर लोग मुझसे पूछ रहे हैं कि आप लाइव नहीं हुए। कितना बेहतर होता कि सीधे यहाँ आके चेक कर लेते कि मैं लाइव हुआ कि नहीं हुआ। जिस समय मुझे लाइव होना होता है, पिछली बार भी यही दिक्कत हुई थी, जिस समय लाइव होना होता है ढेर सारे मैसेज आने शुरू हो जाते हैं कि आप लाइव हुए कि नहीं हुए। इस बात को हमेशा समझिए कि अगर कोई व्यक्ति लाइव हो रहा है और उसको आप मैसेज करेंगे लाइव होने का याद दिलाने के लिए, या फ़ोन करेंगे लाइव होने का याद दिलाने के लिए, तो उसका कनेक्शन डिस्टर्ब होगा, उसकी सारी मेंटलिटी डिस्टर्ब होगी। इसलिए उस समय उसको मैसेज ना करें। अगर आपको लगता है कि वो भुलक्कड़ है तो 10 मिनट पहले, 15 मिनट पहले, 5 मिनट पहले उसको बता दें। खैर, तो आज जैसा मैंने कहा कार्ल मार्क्स का जन्मदिन है। देखिए, एक बात मैं आपको बहुत साफ बताऊं, मैंने थोड़ी देर पहले लिखा भी था, समानता और शोषण से मुक्ति के जो विचार हैं वो नए नहीं हैं। मैंने पिछली बार भी बात करते हुए आपसे कहा था कि मार्क्स ने जो नया किया वो कोई आउट ऑफ द ब्लू नहीं किया, कि ऐसे नहीं कि अचानक से कुछ उठाया और नया कर दिया। जो अब तक की दार्शनिक परंपराएं थीं उनसे सीखते समझते हुए उसको एक दिशा दी। तो जो शोषण के खिलाफ होने की मानसिकता है, जो बराबरी की मांग है, वो कोई एक दिन में पैदा नहीं हुई। मुझे लगता है कि जब से मानव समाज बना तब से मानव के भीतर बराबरी की इच्छा और आकांक्षा थी। आप कुछ भी पढ़िए, आप हम भारतीय हैं तो भारत के संदर्भ में ही अगर देखें, चारवाकों की आप पूरी परंपरा देख लीजिए। चारवाक ब्राह्मण थे, उसी जाति से आते थे जो डोमिनेंट थी, जो पूरी तरह से यज्ञ वगैरह करके अपना महत्व बना रही थी, लेकिन चारवाक ब्राह्मण होते हुए उनका विरोध कर रहे थे। चारवाक मजाक उड़ा, और चारवाक कोई एक व्यक्ति नहीं थे, हम सब जानते हैं कि चारवाक एक पूरी परंपरा थी। और चारवाक की जो पूरी परंपरा है उसके बारे में जो ज्ञान है हमारे पास, उनका लिखा या उनका किया तो सब नष्ट कर दिया गया। चारवाक की पूरी परंपरा के बारे में जो ज्ञान है हमारे पास, वो उसके आलोचकों द्वारा जो लिखा गया, उनके ऊपर उनकी आलोचना में जो कुछ लिखा गया, उस आलोचना से वो ज्ञान निकाला गया है। अगर आप के दामोदरन वाली किताब पढ़ें, ये किताब जो युवा मित्र मुझसे किताब पूछते रहते हैं, जिन किताबों का नाम है प्लीज नोट कर लें। अगर आप के दामोदरन की किताब पढ़ें, जिसका हिंदी में बड़ा खूबसूरत अनुवाद काफ़ी पहले हो चुका है, मेरे ख्याल से पीपीएच ने छापा था उस समय, तो उस भारतीय दर्शन में क्या जीवित क्या मृत, इस नाम से अनुवाद हुआ है के दामोदरन की किताब का। अगर आप के दामोदरन की किताब पढ़ें, या एक और किताब है, मुझे नाम याद आ जाएगा तो मैं बता दूंगा, तो आप ये जानेंगे कि चारवाकों की पूरी जो परंपरा थी वो विद्रोह की परंपरा थी। और जो विद्रोह की परंपरा थी वो किससे थी?
जो उस समय वर्चस्वशाली वर्ग था ब्राह्मणों का, जिसने यज्ञ पुरोहिताई कर करके पूरे समाज के ऊपर अपना एक वर्चस्व स्थापित किया था, जो ये क्लेम करता था कि हमारे पास कुछ विशिष्ट ज्ञान है इसलिए हम महत्वपूर्ण हैं, उसके पूरे ज्ञान को, उसकी पूरी परंपरा को चुनौती दी थी। वो सोचिए, आप आज से सैकड़ों साल पहले यज्ञ पर बात करते हुए कहते हैं कि अगर मतलब इसमें जो आप बलि दे रहे हो, वो जिसकी बलि दे रहे हो वह स्वर्ग पहुंच जाता है, तो आप अपनी बलि क्यों नहीं देते हो? इस तरह के सवाल उठाते हैं। वेद वाक्यों को जो मान लिया गया था कि अंतिम सत्य हैं, उन पर प्रश्न उठाते हैं। ये मैं भारत का उदाहरण दे रहा था। आप आदिवासियों के संघर्षों के बारे में पढ़ेंगे तो आदिवासियों ने बार बार अपनी मुक्ति का संघर्ष किया है पूरी दुनिया में। हावर्ड फास्ट के आप उपन्यास पढ़ लीजिए, जंगल पढ़ लीजिए, कुछ भी इस तरह की चीजें आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि जब भी शोषण की व्यवस्था रही है तो शोषण के खिलाफ लोग खड़े हुए हैं। मार्क्स की विशेषता क्या थी? मार्क्स केवल उस शोषण के खिलाफ खड़े नहीं होते हैं, वो उस शोषण के पूरे तंत्र को रेशा रेशा एनालाइज करते हैं, विवेचित करते हैं, दर्शन के क्षेत्र में विवेचित करते हैं, और जो दार्शनिक टूल डेवलप करते हैं उस टूल के सहारे वर्ग संघर्ष का जो एक सिद्धांत डेवलप करते हैं, उस वर्ग संघर्ष के सिद्धांत के सहारे वो पूरा का पूरा जो कैपिटलिस्ट मॉडल था, कैपिटलिस्ट मॉडल है, उस पूरे कैपिटलिस्ट मॉडल को एनालाइज करते हैं। और उस कैपिटलिस्ट मॉडल को एनालाइज करने के बाद वो बताते हैं आपको कि इसका विकल्प, उसका एक शोषणहीन विकल्प ये है। यानी बराबरी का जो पूरा कंसेप्ट है, शोषण से मुक्ति का जो पूरा कंसेप्ट है, उसको एक साइंटिफिक आधार देते हैं, वैज्ञानिक आधार देते हैं मार्क्स। ये अंतर है। तो मार्क्स इसलिए विशिष्ट हैं या मार्क्स इसलिए अलग हैं क्योंकि बराबरी को वो दुनिया के विमर्श में लेकर आते हैं। आज एक मित्र ने आज तक के लिए पॉडकास्ट किया है और उसके लिए उन्होंने मुझसे 2 मिनट का एक बाइट मांगा था। तो उस समय भी मैंने ये कहा कि मार्क्स महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि वो बराबरी को, शोषण से मुक्ति को चिंतन के केंद्र में ले आते हैं। उनके लिए ये एबरेशन नहीं है, उनके लिए ये नियम है। और देखिए 200 सालों में मार्क्स को लाख गालियां दी गई हो, मार्क्स को लाख विलीफाई किया गया हो, लेकिन एक बात तो है, आज बराबरी एक जरूरी विमर्श है। आज शोषण से मुक्ति एक जरूरी विमर्श है। चाहे कोई भी सिद्धांत का प्रतिपादन कर रहा हो, वो ये नहीं कहता कि हमारा उद्देश्य समाज के अंदर गैर बराबरी को बढ़ाना है। भले उसका सिद्धांत वास्तविकता में गैर बराबरी को बढ़ा रहा हो, लेकिन वो क्लेम ये करता है कि इसमें बराबरी बढ़ेगी। उसके बाद जितने सिद्धांत आप देखिए कि मुक्तिकामी सिद्धांत विकसित हुए, डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर ने जो दलितों के लिए पूरा का पूरा एक मुक्ति का संघर्ष विकसित किया और सिद्धांत विकसित किया, वो क्या है? बराबरी पर आधारित है। वो कहता है कि सिर्फ जाति में, किसी जाति में पैदा हो जाने के कारण न कोई श्रेष्ठ होता है और न कोई निकृष्ट होता है। जातिवाद या वर्ण व्यवस्था अपने आप में विभेदकारी है, इसीलिए वो एनिहिलेशन ऑफ कास्ट की बात करते हैं, जातियों की समाप्ति की बात करते हैं और एक बराबरी आधारित समाज की बात करते हैं। तो बराबरी का जो विमर्श है, पूरा फेमिनिस्ट मूवमेंट आप देख लीजिए, पूरा फेमिनिस्ट मूवमेंट क्या डिमांड करता है? फेमिनिस्ट मूवमेंट डिमांड करता है, एक लाइन में अगर कहना हो, कि जेंडर के आधार पर गैर बराबरी नहीं होनी चाहिए। तो बाबा मार्क्स ने बराबरी के इस सिद्धांत को, बराबरी की इस सोच को एक साइंटिफिक थ्योरी दी सबसे पहले, और उस साइंटिफिक थ्योरी को इतने मजबूत तरीके से पेश किया कि वो साइंटिफिक थ्योरी आज तक सारे, बिल्कुल मनीष जी कुछ किताबों का नाम लिख रहे हैं, हार्वर्ड फास्ट की, ये दोनों किताबें पढ़ सकते हैं। बासंती हवा करके या बासंती कुछ करके किताब है जिसका प्रोफेसर लाल बहादुर वर्मा ने अनुवाद किया है। मुक्ति मार्ग तो है ही, आयरन हिल हम सब लोग जानते हैं। तो हार्वर्ड फास्ट की कोई भी किताबें आप पढ़ सकते हैं। तो मैं ये कह रहा था कि बराबरी के इस नुक्ते को उन्होंने सिद्धांत पर लगा दिया और उसको केंद्र में लेके आए। उसको मानवीय दर्शनों, अर्थशास्त्र, सारे के सारी ऐसी चीजें जो हमारी सामाजिक आर्थिक संक्रियाओं को प्रभावित करती थी, उसमें उन्होंने ले जाकर स्थापित कर दिया। ये मार्क्स की खूबी है। मार्क्स की ये खूबी है, मार्क्स के पहले भी समाजवादी थे। आप अगर देखेंगे तो मार्क्स के पहले भी समाजवादी थे। मार्क्स के समकालीन बहुत सारे समाजवादी हैं, लेकिन कार्ल मार्क्स की यह खूबी है कि उन्होंने अपने समाजवाद को कोई स्वप्नजीवी, यूटोपिया तो हमेशा मनुष्य के अंदर रहा है,
लेकिन उस यूटोपिया को हासिल करने के लिए, उस यूटोपिया को एक वास्तविकता में बदलने के लिए मार्क्स ने अपने दर्शन को एक वैज्ञानिक आधार दिया, और इसीलिए मार्क्स के समाजवाद को वैज्ञानिक समाजवाद कहते हैं, साइंटिफिक सोशलिज्म कहते हैं। अपने देश में बहुत सारे समाजवाद हैं, आप जानते हैं। एक तो समाजवादी पार्टी ही है, पूरा एक समाजवादी मूवमेंट जो लोहिया और जयप्रकाश का पूरा एक मूवमेंट है, समाजवादी मूवमेंट है। फेबियन समाजवाद है। दुनिया में तरह तरह के बहुत सारे समाजवाद हैं। इनसे अलग करके मार्क्स के समाजवाद को वैज्ञानिक समाजवाद कहते हैं, क्योंकि ये किसी यूटोपियाई कल्पना पर, ये किसी की भलमनसाहत पर, ये किसी की दया पर आधारित नहीं है। यह सीधे सीधे वैज्ञानिक सिद्धांतों पर आधारित है। तर्क से वो प्रमाणित करते हैं, और इसीलिए उसको वैज्ञानिक समाजवाद कहा गया। ये मैंने पहली बात बताई। मार्क्स की जीवनी, कुछ लोगों ने मुझे इनबॉक्स किया था कि दादा मार्क्स की जीवनी बताइएगा। मार्क्स की जीवनी, किसी की भी जीवनी क्या बताना लाइव में, मतलब आधे घंटे के लाइव में मार्क्स की जीवनी में क्या बता दूंगा। हाँ, इतना आपसे बता सकता हूँ कि कार्ल मार्क्स की पर जो मेरी ये किताब आ रही है, अभी तक जो मैंने 3 किताबें अलग अलग लिखी थी, एक जीवनी लिखी थी, एक सिद्धांत लिखा था, एक दोनों का मिक्स लिखा था, उन तीनों को लेकर मैंने एक साथ एडिट कर दिया, और मुझे लगता है ये 150 से लेकर 200 पेज तक की किताब होगी। 200 पेज की तो होनी चाहिए। इसका नाम मैंने दिया है मार्क्स और मार्क्सवाद के मूलभूत सिद्धांत। यानी इसके परिशिष्ट में मार्क्स की जीवनी है, साथ में भारत में कम्युनिस्ट आंदोलन का एक इतिहास है, और भविष्य में समाजवाद कैसा हो सकता है, इस पर जो मैं सोचता हूं, और जो मैं सोचता हूं वो कोई अकेले की सोच नहीं है। बहुत सारे लोगों से लगातार मिलते जुलते, बहुत सारी पार्टियों के डॉक्यूमेंट्स पढ़ते, बहुत सारे ग्रुप्स के डॉक्यूमेंट्स पढ़ते, जो मेरी एक समझ बनी है भविष्य के समाजवाद को लेकर, वो सब मैंने एक जगह कर दिया है। और इसके अलावा जो मेन पार्ट है किताब का, वो मार्क्सवाद के मूलभूत सिद्धांत है, जिसमें दर्शन, इतिहास और अर्थशास्त्र में जो उनका योगदान है, मार्क्स के जो बेसिक्स हैं, उन बेसिक्स को मैंने एक साथ ला दिया है। तो मुझे लगता है कि वो किताब आप लोगों के लिए काफी काम की होगी। एक और बात कर लूं, ये स्टडी सर्किल का कई सारे लोग जब कमेंट कर रहे थे, बाद में भी, आज भी जो लोग कमेंट कर रहे थे, तो वो इतनी आगे की बात कर रहे थे कि मुझे आश्चर्य हो रहा था। मैं बता दूं कि जिन लोगों ने पूंजी पढ़ ली है, जिन लोगों ने पॉलिटिकल इकोनॉमी उनकी पढ़ ली है, या जिन लोगों ने उनका पूरा दर्शन पढ़ लिया है, या जिन लोगों ने 18 ब्रूमेर भी पढ़ लिया, ये सारा कुछ जिन लोगों ने पढ़ लिया है, उनके लिए स्टडी सर्किल बिल्कुल नहीं है। उनसे तो मैं कुछ सीखने के लिए जाऊंगा, क्योंकि बहुत कुछ ठीक से पढ़ के समझ पाना मेरे लिए, पढ़ तो लगभग सब लिया है, लेकिन अभी मेरे भी समझ में नहीं आया है। तो उनके पास तो मैं जाऊंगा, उनसे स्टडी सर्किल लूंगा कि भैया मुझे कुछ समझा दो, मुझे ये बात समझ में नहीं आई थी। ये स्टडी सर्किल उनके लिए भी नहीं है जो भारत में सीपीएम या सीपीआई को सीट्स क्यों नहीं मिलती हैं, क्यों मिलती हैं, क्यों बंगाल से चले गए, क्यों केरला में हैं, क्यों त्रिपुरा से चले गए, क्यों यहां हैं, इस तरह के सवाल जिनको परेशान करते हैं, उनके लिए भी फिलहाल ये स्टडी सर्किल नहीं है। क्योंकि आई एम नॉट अ पॉलिटिकल एनालिस्ट, मैं एक राजनीतिक विवेचना करने वाला नहीं हूं, और कम से कम इस स्टडी सर्किल में तो इसका मेरे पास कोई जवाब है नहीं, और ये मेरा विषय नहीं है। मैंने कोई एनालाइज नहीं किया कभी बंगाल में 40 साल की सरकार क्यों रही और फिर चली गई, इसका एनालिसिस मेरे पास नहीं है। मैंने शुरू में ही बताया, बराबरी कैसी सर, ये इसे भी समझाएं ताकि यह पता चले कि एक अच्छा सवाल था ये। एक मिनट, ताकि यह पता चले कि रिक्शा चालक को बराबरी दी जाएगी तो फिर छोटे छोटे काम फिर किसके हिस्से होंगे, क्या फिर वह रिक्शा चलाएगा? आज यही प्रश्न है मन में, बराबरी कैसी बराबरी। ठीक है, अच्छा सवाल है, मैं इस पर अभी बात करूंगा। हाँ, मैं क्या कह रहा था, हाँ, ये जो स्टडी सर्किल मैंने शुरू की है, या आप स्टडी सर्किल भी चाहें तो ना कहें इसको, मैं कोई टीचर नहीं हूं, मैं बार बार कह रहा हूं कि आप ही की तरह मैं भी विद्यार्थी हूं, मार्क्स को पढ़ता लिखता रहता हूं। तो ये जो बातचीत मैंने शुरू की है, ये उन छात्रों को या उन युवाओं को या उन लोगों को दिमाग में रख के शुरू की है जो मार्क्स को बहुत कम जानते हैं या नहीं जानते हैं। और इसीलिए जो मैं शुरुआत की, मैंने बिल्कुल 0 से मैं शुरू किया है, और मैं 0 से 1 2 3 ही चलूंगा, मैं कतई 0 से उछल के 10 पर नहीं जाऊंगा, क्योंकि मुझे स्टेप बाय स्टेप पहुंचना है। आज भी जो मैं बात कर रहा हूं वो अतिरिक्त मुझे करनी पड़ रही है। आज मैंने सोचा था कि दर्शन पे और ज्यादा बात करूंगा, हालांकि करूंगा मैं दर्शन पे बात, लेकिन ये सारी बातें जरूरी मुझे लगी। इसलिए जो आप आकर सीधे ये सवाल पूछ रहे हैं मुझसे कि बंगाल से कम्युनिस्ट क्यों चले गए, बंगाल से कम्युनिस्ट क्यों चले गए, बंगाल के कम्युनिस्टों से पूछिए आप, या जिन्होंने उस पर एनालिसिस की है, आप ईपीडब्ल्यू में तलाशिए, ढेर सारे लेख एक जमाने में लिखे गए थे, और भी जगहों पर ढेर सारे लेख लिखे गए थे, आप उन लेखों को पढ़िए। मेरे पास उसका जवाब यहां नहीं है। कभी मुझे लिखना होगा तो मैं उस पर अलग से लिखूंगा, वो मेरे लिए अलग विषय। अभी मैं सिर्फ थ्योरी की बात कर रहा हूं। आज सुबह एक युवा मित्र ने मुझसे एक सवाल पूछा था, उसका जवाब दे दूं। उन्होंने कहा था, 2-3 सवाल थे। पहला उन्होंने ये पूछा था कि मार्क्सवाद मैं क्यों पढ़ूं,
इस सवाल का जवाब मैंने जानबूझकर पहली बार नहीं दिया था। मार्क्सवाद क्यों पढ़िए? मत पढ़िए, आपकी मर्जी। पहली बात तो ये एक बहुत बदतमीज जवाब हो सकता है, लेकिन मैं ये जवाब नहीं दे रहा हूं। मार्क्सवाद आप इसलिए पढ़िए क्योंकि 19वीं 20वीं सदी में दुनिया को अगर सबसे अधिक किसी ने प्रभावित किया है तो मार्क्सवाद ने किया है। एक लंबे समय तक पूरी दुनिया को आप दो हिस्सों में बांट सकते थे, मार्क्सवाद समर्थक और मार्क्सवाद विरोधी। जितने भी 19वीं 20वीं सदी में सिद्धांत विकसित हुए हैं, जितने भी सिद्धांत विकसित हुए हैं, उन सब पर मार्क्स का गहरा असर रहा है, समर्थन में या विरोध में। और मार्क्सवाद इसलिए भी पढ़िए कि जानिए तो आखिर कि वो क्या शय है जिसके खिलाफ पूरा का पूरा समाजवादी मूवमेंट है, जिसको दलित मूवमेंट में सबसे ज्यादा गालियां देता है, जिसको कांग्रेस भी मौका पड़ने पे गाली देने से नहीं छोड़ती, जिसको भाजपा तो खैर गाली देती ही है। तो ऐसी क्या शय है जिसके खिलाफ सब एक हो जाते हैं? आप देखिए कि मार्क्स का मजाक उड़ाना हो तो सब एक हो जाएंगे। वहां आपको दलित चिंतक भी मिल जाएंगे, वहां आपको कांग्रेसी भी मिल जाएंगे, वहां भाजपाई भी मिल जाएंगे, वहां समाजवादी भी मिल जाएंगे। तो आखिर ये क्या शय है जिससे सारे परेशान रहते हैं? अगर आपने मेरे कहने पर वो पढ़ा होगा, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो पढ़ा होगा, तो वो शुरुआती ऐसे होता है कि एक भूत जो है वो दुनिया को सता रहा है, कम्युनिज्म का भूत, और उसके बाद बताते हैं कि रोम का फला, इटली का फला, ये सारे के सारे इसके खिलाफ एक हो गए हैं। तो ठीक है, कम्युनिस्टों के पास बहुत ताकत नहीं है, इसलिए उस तरह की एकता नहीं दिखती है, लेकिन कम्युनिस्टों को गाली देने के लिए सारे एक हो जाते हैं। मैं फिर से नाम लेके गिना देता हूं, चाहे वो दलितवादी विमर्श हो, चाहे वो समाजवादी विमर्श हो, चाहे वो कांग्रेसी विमर्श हो, चाहे वो भाजपाई विमर्श हो, ये सारे के सारे विमर्श कम्युनिज्म के खिलाफ एक हो जाते हैं। तो जानिए आखिर ऐसी क्या चीज है, और उस चीज को जानने के बाद तय कीजिए कि आप उसके खिलाफ होंगे या उसके साथ होंगे। एक तो ये वजह हो सकती है। दूसरी वजह शुद्ध थियरेटिकल हो सकती है कि एक थियरी को जानना चाहिए कि क्या चीज है। बहुत सारी चीज़ें हम ऐसा पढ़ते हैं। मैंने इस्लाम के बारे में काफ़ी कुछ पढ़ा अपने शौक के लिए। मुझे इस्लाम नहीं अपनाना था, लेकिन मैंने इस्लाम के लिए बारे में पढ़ा, क्रिश्चियनिटी के बारे में पढ़ा, मैंने वेदों को पढ़ा, अपने समझ से जितनी भी मेरी समझ आई, उपनिषदों को पढ़ा। तो ये सारा कुछ ज्ञान पाने के लिए पढ़ा। आप ज्ञान पाने के लिए भी पढ़ सकते हैं। ज्ञानी होना कोई गर्व की बात नहीं है, लेकिन अज्ञानी होना तो एकदम गर्व की बात नहीं है। इसलिए अगर थोड़ा ज्ञान एक्स्ट्रा मिल रहा है तो ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, पढ़ के देख लीजिए, और ना मन करे तो ना पढ़िए, कोई ज़बरदस्ती तो है नहीं। उसी साथी ने एक और सवाल कहा था कि मैंने कहा था उस दिन की संगठन में ताकत है, संगठन के बिना एक व्यक्ति के मार्क्सवादी होने का कोई बहुत अर्थ नहीं है। तो उन्होंने कहा था कि मैं एक ऐसे सुदूरवर्ती इलाके में रहती हूं जहां कोई पार्टी काम नहीं करती, जहां कोई संगठन काम नहीं करता, तो मैं संगठन में कैसे जाऊं? मेरा कहना है पहले मार्क्सवाद को आप समझ लीजिए, और मार्क्सवाद को आप समझ लेने के बाद संगठनों का हिस्सा तो कहीं भी बैठ के बन सकते हैं। आज तो इंटरनेट का जमाना है। कोरोना के बाद जिस तरह से दुनिया बदलने वाली है, मुझे लगता है बहुत ज्यादा गतिविधियां इंटरनेट पे होंगी। तो आप जुड़ सकते हैं, इंतजार कर सकते हैं, जीवन के किसी हिस्से में जुड़ सकते हैं, कोई ऐसी बात नहीं है। एक सवाल और बराबरी वाला, ये मजेदार सवाल है, इस पर बात कर लें। बराबरी कैसी? देखिए, अभी जो हमारी पूरी ट्रेनिंग है उसमें बराबरी हमारे समझ में ही नहीं आती है। जैसे पुरुषों से अगर आप पूछिए बराबरी के बारे में तो बड़े प्यार से कहेंगे हमारे घर में तो पूरी बराबरी है, मैं तो किचन में पूरी मदद करता हूं। मदद शब्द पे कीजिएगा, मैं किचन में पूरी मदद करता हूं, सफाई में भी कई बार मदद कर देता हूं, बच्चों को पालने में भी मदद कर देता हूं। तो ये जो मदद करने का कंसेप्ट है, ये क्या बताता है कि किचन में प्राइमरी वर्क महिला का है, साफ सफाई का प्राइमरी वर्क महिला का है, बच्चों को पालने का प्राइमरी वर्क महिला का है। आप जो कर रहे हैं वो मदद कर रहे हैं, एहसान कर रहे हैं। तो ये जो हमारा सहज बोध है, जो हमारा कॉमन सेंस है, जो हमारी पूरी ट्रेनिंग है, उस ट्रेनिंग ने हमें ये बताया है कि ये काम पुरुष का है, ये काम महिला का है। ऐसे ही जो सवर्ण लोग बड़े खुश होते हैं, वो कहते हैं साहब हम तो बिल्कुल बराबर मानते हैं, हमारे यहां तो एक गिलास में पानी पिलाया जाता है, उनके लिए अलग गिलास नहीं रखते हैं। ये ऐसे कहा जाता है जैसे दलितों को अपने गिलास में पानी पिलाकर वो कोई एहसान कर रहे हैं। सांप्रदायिकता के सवाल पे मेरे तो बहुत सारे मुस्लिम दोस्त हैं। तो दोस्त होना मतलब आप मान रहे हैं कि सामान्य रूल तो यह है कि हिंदुओं के मुस्लिम दोस्त नहीं होने चाहिए। चूंकि मेरे दोस्त हैं इसलिए मैं बड़ा ग्रेट आदमी हूं। तो अपनी बराबरी बताने के लिए ये सारी जो चीजें की जाती हैं, ये बताती हैं कि हमारा जो सहज बोध है वो गैर बराबरी पर आधारित है। इसीलिए हमें लग रहा है कि रिक्शा चलाना तो इतना छोटा काम है, और अगर सब बराबर हो जाएंगे तो रिक्शा क्यों चलाया जाएगा? मेरा सवाल, अगर सारा का सारा जो ट्रैफिक है वो ट्रैफिक सरकारी हो, वो व्यवस्था उपलब्ध कराए,
तो आपको रिक्शे की जरूरत क्या रहेगी? नंबर 1। दूसरा, रिक्शा चलाने का काम आपको इसलिए छोटा लगता है, ई रिक्शा आने के बाद तो हाथ से भी नहीं खींचना है, लेकिन रिक्शा चलाने का काम आपको इसलिए छोटा लगता है क्योंकि रिक्शे वाले की मजदूरी बहुत कम है। मैं कभी वेस्ट नहीं गया, लेकिन लोग बताते रहते हैं कि वेस्ट में हाउस हेल्प अफोर्ड कर पाना बहुत मुश्किल काम है। क्यों? क्योंकि हाउस हेल्प को जो सैलरी मिलती है वो शानदार होती है, इसीलिए वो आपके घर हाउस हेल्प जरूर होती है, लेकिन आपसे दब के नहीं रहती है, आपके बराबर में रहती है। शाम को आपके साथ रेस्टोरेंट में वो कॉफी पीती हुई मिल जाएगी। तो कामों को हमने छोटा और बड़ा किया है, कम मजदूरी और ज्यादा मजदूरी तय की है। अगर रिक्शा चालक जो हमारा है, जो ई रिक्शा चला रहा है, अगर उसको भी ढंग से पैसा मिलना लगे, वो 10 रुपए 5 रुपए की जगह वो प्रॉपरली गवर्नमेंट का एम्प्लॉई हो और उसको सैलरी मिले और उस सैलरी से वो एक सम्मानजनक जीवन जी सके, तो रिक्शा चलाना कोई छोटा काम नहीं रह जाएगा। और जब ये छोटा काम नहीं रह जाएगा तो अपने आप वो बराबरी स्थापित हो जाएगी। मूल बात तो यही है कि कोई छोटा काम नहीं है, कोई बड़ा काम नहीं है। मैं आपको एक बहुत मजेदार एग्जांपल दे रहा हूं। उत्तर प्रदेश के गांवों में कम से कम और बिहार के गांवों में नाऊ जो हुआ करते थे, नाऊ जो बाल काटते थे, उनकी क्या हैसियत थी? गरीब लोग होते थे, साल भर आपका बाल काटते थे, आपकी शादियों के निमंत्रण पहुंचाते थे, हाथ पांव दबाते थे, मसाज करते थे और बदले में उनको साल का अनाज मिल जाता था। इसलिए जाहिर तौर पर जो सामाजिक श्रेणीकरण बना था उनमें वो नीचे थे। अब हबीब साहब ने एक शानदार सैलून खोल दिया, और हबीब साहब ने जब सैलून खोल दिया तो काम तो वही नाऊ वाला कर रहे हैं, लेकिन उनकी हैसियत क्या है? हम में से बहुत सारे लोगों की औकात नहीं है कि उनको एक कॉफी पे बुला सकें। तो सीधा मामला यह है कि जिस कामों को हमने छोटा और बड़ा बना दिया था, जब काम बराबर हो जाएंगे, जब हमारी दृष्टि यह होगी कि मानसिक और बौद्धिक श्रम में कोई फर्क नहीं है, जब हमारी दृष्टि ये होगी, पहली बात तो यहां आ रहा हूं कि जब ये दृष्टि होगी, कोई काम छोटा और बड़ा नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, जब सारे बच्चों को बराबरी की एजुकेशन मिलेगी, जब सारे बच्चों को एक जैसा माहौल मिलेगा बड़े होने के लिए, तो उन बच्चों में से जो कला सीखेगा उस कला में वो परिपक्व होगा। जो दर्शन पढ़ेगा वो दर्शन का मास्टर बनने के लिए उसको सुविधा मिलेगी। जो बाल काटने को एक कला की तरह विकसित करेगा, सौंदर्य प्रसाधनों को एक कला की तरह विकसित करेगा, वो उसमें मास्टर होगा। जो कपड़ों की सिलाई को एक कला की तरह विकसित करेगा वो डिजाइनर होगा। और इस तरह से इन सारे लोगों को एक दूसरे का सम्मान करने आएगा, क्योंकि वो एक तरह के माहौल से, एक तरह के स्कूलों में, एक तरह की यूनिवर्सिटीज में बराबरी की शिक्षा पाते हुए, बराबर कुर्सियों पर बैठे हुए निकले हैं। तो एक दूसरे का व्यक्ति के तौर पे भी सम्मान करेंगे और फिर एक दूसरे के पेशे का भी सम्मान करेंगे। तो जो ये हमें लगता है कि अरे यार अगर सब बराबर हो गए तो ये काम कौन करेगा, वो इसलिए लगता है कि हमारा जो सहज बोध है, हमारी जो पूरी की पूरी मानसिक ट्रेनिंग है, उसमें कुछ कामों को छोटा और कुछ कामों को बड़ा बनाया गया है। जब व्यवस्थाएं बदलती हैं, जैसे कि बदला 90 के बाद भूमंडलीकरण आया, तो बहुत सारे ऐसे काम जिनको छोटा माना जाता था वो अचानक बड़े काम लगने लगे। रेस्टोरेंट का पूरा बिजनेस, आप सोचिए ना, खाना बनाने वाले महाराज की क्या औकात होती है, लेकिन वही रेस्टोरेंट में जब शेफ बन जाता है तो उसकी शानदार सैलरी होती है। कितने सारे काम जिनको आज के 50 साल पहले, 100 साल पहले छोटा या घटिया काम माना जाता था, वो व्यवस्था के बदलने के साथ शानदार काम में उभर के आए। और कितने सारे काम जिनको बहुत शानदार माना जाता था, जैसे प्राइमरी स्कूल का टीचर। किसी गांव में प्राइमरी स्कूल का टीचर होना बहुत सम्मान की बात थी, पूरा का पूरा गांव प्रणाम करता था, वो किसी भी जाति का हो उसको पंडित जी कहा जाता था, वगैरह वगैरह। आज प्राइमरी स्कूल के टीचर की क्या औकात रह गई है? उससे कुछ भी करा लेती है सरकार। तो ये बराबरी का जो पूरा कंसेप्ट है, बड़े काम और छोटे काम का कंसेप्ट है, ये हमारी मानसिक ट्रेनिंग और हमारे सहज बोध पर आधारित है। ये जब सहज बोध होगा तब हम ये नहीं कहेंगे कि मैं अपनी पत्नी की या मैं अपनी पार्टनर की किचन में मदद करता हूं। तब आप ये कहेंगे हम मिलकर वहां पर काम करते हैं, काम के घंटे हमने बांटे हुए हैं, सुबह का खाना वो बनाती हैं, शाम का खाना मैं बनाता हूं, या कुछ चीजें जो मैं अच्छी बना सकता हूं वो मैं बनाता हूं, जो वो अच्छी बना सकती हैं वो बना सकती हैं। ये बराबरी का काम होगा। तब आप बड़े सहज भाव से करेंगे कि वो खाना बना रही थी इसलिए मैंने झाड़ू पोछा लगा लिया, है ना। तब आप एहसान की तरह नहीं करेंगे। तब आप ये नहीं कहेंगे कि मैं दलितों को एक गिलास में पानी पिलाता हूं, ये कहने में आपको शर्म आएगी। तब आपके लिए कोई दलित, कोई पिछड़ा, कोई मुस्लिम, कोई हिंदू, कोई ब्राह्मण, कोई ठाकुर, कोई भी हो, वो आपके लिए सिर्फ मित्र होगा। जब आपके घर में वो आएगा तो सहज भाव से उसको बराबरी का ट्रीटमेंट मिलेगा, वो उसकी जाति या उसके धर्म पर निर्भर नहीं करेगा। तो ये छोटी छोटी बातें, बराबरी का जो पूरा कंसेप्ट जो कई लोगों ने सवाल पूछा, वो मैंने बताया।
और ये जो सिद्धांत है कि कोई भी काम छोटा और बड़ा नहीं होता है, ये जो सिद्धांत है कि मानसिक श्रम और बौद्धिक श्रम में कोई अंतर नहीं होना चाहिए, ये सारा का सारा मार्क्स का दिया हुआ है। और इसके लिए मार्क्स ने सबसे पहले दार्शनिक पथ लिया। मैंने आपको बताया मार्क्स सबसे पहला काम जो करते हैं, या मार्क्स को समझने के लिए जो हम पहला काम करते हैं, वो भाववाद और भौतिकवाद में फर्क करना सीखते हैं। आध्यात्म और भौतिकवाद में फर्क करना सीखते हैं। इसी पर आज की क्लास में खत्म करूंगा, आज की बात में खत्म करूंगा। मैं बार बार क्लास कह जा रहा हूं, दरअसल ये भी एक हमारी ट्रेनिंग का हिस्सा है कि जो कुछ बता रहा है वो टीचर हो जाता है, जो कुछ सुन रहा है वो स्टूडेंट हो जाता है। आप में से कोई मेरा स्टूडेंट नहीं है, मैं कहीं का टीचर नहीं हूं, मैं एक मामूली कर्मचारी हूं, आप सब लोग जानते हैं। तो हम दोस्तों की तरह बात कर रहे हैं। ये दुर्भाग्य है कि आप उधर से नहीं बोल सकते, मैं सिर्फ बोल सकता हूं। अगली बार हो सकता है आप बोल रहे हो, मैं सुन रहा हूं। तो प्लीज इस बात को लेकर नाराज ना होइएगा कि मैं बार बार कह रहा हूं कि मैं इस क्लास में। खैर, तो भौतिकवाद और भाववाद में फर्क क्या है, इस पर हम बात कर रहे थे। सबसे पहले तो व्यवहार में कैसे भौतिकवाद को बदनाम किया गया उसको आप देखिए। अक्सर कहा क्या जाता है दुनिया बड़ी भौतिकवादी हो गई है, और ये जो भौतिकवादी हो गई है दुनिया कहा जाता है, ये गाली की तरह कहा जाता है। या ऐसे कहा जाता है कि आध्यात्म जो है वो जैसे कोई बहुत खूबसूरत चीज हो, कोई बहुत शानदार चीज हो, और भौतिकवाद कोई बड़ी खराब चीज हो। तो पहले हम देखें, मैं कुछ एक कोटेशन पढ़ने की कोशिश करूंगा, अगर मिल गया तो, नहीं तो मैं ऐसे ही बताऊंगा। चलिए छोड़ दीजिए। भाववाद और भौतिकवाद में क्या फर्क है? भाववाद जो है वो आत्मा को प्रकृति के ऊपर मानता है, भौतिकवाद प्रकृति को आत्मा के ऊपर मानता है। अब ये फिर वही दार्शनिक शब्दावली में हम चले गए, फिर फंसेंगे। मैं मोटा उदाहरण देके मैं आपको समझाऊंगा। एक लाइन में भाववाद ये मानता है कि सब कुछ पहले से तय है, भौतिकवाद ये मानता है कि सब कुछ पहले से तय नहीं है, चीजें यहीं पर यहां की वस्तुगत परिस्थितियों के हिसाब से तय होती हैं। मैं दर्शन को लेकर बहुत डिटेल में नहीं जाऊंगा, कुछ किताबें आपको बता दूंगा जो आप पढ़ सकते हैं, फिर भी कोई सवाल हो तो आप अलग से पूछ सकते हैं। अब ये दोनों में जरा फर्क करके देख लें। मेरे ख्याल से पिछली बार भी थोड़ी सी मैंने बात की थी, इस बार मैं उसको समेट देता हूं। जैसे कोई भी जीवन की एक घटना ले लें, कोरोना ले लें, सबसे मजेदार एग्जांपल है जो कोविड-19 हमारे सामने। जब कोविड-19 आया तो एक पूरा का पूरा क्लास पुरोहितों का, मौलवियों का, क्रिश्चियन पोप्स का, वो क्या कह रहा था? खुदा का कहर है, भगवान का है। तो कोई आपको गोमूत्र पिला रहा था, कोई ताबीज दे रहा था, कोई दूसरी सारी चीजें कर रहा था। ये सारा कुछ किस आधार पे हो रहा था? ये इस आधार पे हो रहा था कि दुनिया से परे कोई एक ताकत है, वो ईश्वर है, वो खुदा है, वो गॉड है, वो कोई भी है, जिसने ये महामारी हमारे पास भेजी है, और वही इससे मुक्ति दिला सकता है ना? यही था ना? तो उस आधार पे कोई ताबीज दे रहा था, कोई गंडा बांध रहा था, कोई कुछ कर रहा था, कोई मंत्र बता रहा था, कोई गाना गा रहा था। माना यह गया कोई दुनिया से बाहर की कोई शक्ति है जिसने कोरोना को धरती पर भेज दिया, और उस शक्ति की अगर हम प्रार्थना करें तो इस कोरोना को वो वापस ले जा सकता है। ये उदाहरण हम रोज देखते हैं। कोई बीमार पड़ता है तो भगवान ठीक करेगा। तो इस हिसाब से तो हमें मानना चाहिए कि चूंकि हमारी आबादी का बड़ा हिस्सा जो है वो इन चीजों के लिए भगवान को जिम्मेदार मानता है और भगवान, खुदा या गॉड से प्रार्थना करता है, तो ये सारे के सारे लोग भाववादी हुए। लेकिन पाकिस्तान के वो मौलवी साहब जो 4 दिन पहले टीवी पर गालियां दे रहे थे कि ये कोरोना कुछ नहीं होता है, ये खुदा जो है इसको ठीक करेगा, फला ढिमका, जब उनको खुद कोरोना होता है तो वो हॉस्पिटल में पहुंच जाते हैं। यानी वो भाववाद के प्रचारक जितने भी बड़े हों, बेसिकली उनको पता है कि मुझे एक बीमारी हो गई है और ये बीमारी अब कोई खुदा नहीं ठीक कर सकता है, ये डॉक्टर्स के इलाज से, विज्ञान से ठीक होगी। यानी व्यवहार में वो भौतिकवादी हैं। जब किसी कंपनी को घाटा होता है तो भले पूंजीपति एक बार ये कहे कि अब यार भगवान की मर्जी थी, लेकिन उस घाटे से बाहर निकलने के लिए वो जितने उपाय करता है वो सब इसी धरती की जो कंडीशन है, उसके समाज का जो कानून है, उसकी जो आर्थिक व्यवस्था है, उस व्यवस्था के भीतर रहकर उसमें से रास्ता निकालता है। यानी वो भले भगवान की दिन रात पूजा कर रहा हो, लेकिन मूलतः वो भौतिकवादी व्यवहार कर रहा होता है। इसीलिए मैंने आपसे कहा कि कई बार आपको पता नहीं होता है। जैसे मनुस्मृति का मामला, आप किसी संघी से बहस कीजिए, वो पहली बात कहेगा मनुस्मृति कौन पढ़ता है, मनुस्मृति को मैं नहीं जानता क्या है। ये ठीक बात है, सही कह रहा होता है। मनुस्मृति कोई संघ का हर कार्यकर्ता या हमारे हर घर में पढ़ी नहीं जाती है, लेकिन मनुस्मृति का दर्शन हमारा दर्शन है।
हम नहीं जानते हैं, लेकिन 4 वर्णों की जो व्यवस्था है, जो स्त्री को घरों में कैद करने की व्यवस्था है, ये वो जो सारी पवित्रता की व्यवस्था है, उस सारी पवित्रता की व्यवस्था की हमारी ट्रेनिंग ऐसे हुई है कि हम बेसिकली हमारे समाज का बड़ा हिस्सा मनुस्मृति के दर्शन को मानता है, वेदांत के दर्शन को मानता है, भले उसने वेदांत नहीं पढ़ा है। इसीलिए मैं पहले दिन कह रहा था कि आप चाहे कुछ आप जानते हो या ना जानते हो, लेकिन हर व्यक्ति जीवन में एक दर्शन का पालन कर रहा होता है। एक दार्शनिक उसके जीवन की एक सोच होती है, उसकी एक दार्शनिक उसकी एक प्रक्रिया उसके जीवन में चलती है। यही मैंने बताया कि अगर बीमार पड़ने पे आप सबसे पहले भाग के ओझा के पास जा रहे हैं तो ये एक दर्शन है। अगर बीमार पड़ने पे आप डॉक्टर के पास जा रहे हैं तो ये दूसरा दर्शन है। ओझा के पास जाने का मतलब आप ये मान के चल रहे हैं कि सब कुछ कोई तीसरी ताकत तय कर रही है। डॉक्टर के पास जाने का जाते हैं आप ये सोचकर, या आप इस बात पर भरोसा करते हैं कि ये यहीं की बीमारी है और यहीं ठीक होगी। अब एक और सवाल जो बार बार कहा जाता है कि विज्ञान हर चीज सिद्ध नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि विज्ञान को चीजें सिद्ध करनी पड़ती हैं। अगर विज्ञान ने यह कहा कि धरती सूरज का चक्कर लगाती है और यह कहने के लिए एक बंदे को फांसी पे चढ़ा दिया गया, तो विज्ञान को बाकायदा यह सिद्ध करना पड़ा कि धरती सूरज के चारों तरफ घूमती है। लेकिन जो धर्मग्रंथ कह रहे थे सूरज धरती के चारों तरफ घूमता है, उनको कुछ सिद्ध नहीं करना है। एक व्यक्ति कहता है कि हमारे जो दादा थे वो तो नदी के ऊपर पैदल चल के जा सकते, तो उसे कुछ सिद्ध नहीं करना, उसने कह दिया और इति सिद्धम। लेकिन अगर विज्ञान ये कहेगा कि नदी के ऊपर पैदल चल के जाया जा सकता है, तो विज्ञान को बाकायदा ये सिद्ध करना पड़ेगा। इसीलिए आप जानते हैं कि बहुत सारे रहस्य जो कल तक हमें मालूम नहीं थे, बारिश क्यों होती है, आग कैसे जलती है, ये सारे जो इस तरह के हजार रहस्य जो कल तक हमें पता नहीं थे, विज्ञान ने उन रहस्यों से पर्दा उठाया। और जाहिर तौर पे अभी भी हजार रहस्य ऐसे हैं जिनसे विज्ञान को पर्दा उठाना है। आध्यात्मिक गप्पबाजी में सुविधा यह है कि उसको पहले तो कुछ सिद्ध नहीं करना है और गलत हो जाने के बाद भी उसको किसी को जवाब नहीं देना है। एक बार जब यह गलत सिद्ध हो गया कि सूरज धरती का चक्कर नहीं लगाता है, तो क्रिश्चियनिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ा। क्रिश्चियन जो बाइबल था या क्रिश्चियन जो डॉक्यूमेंट्स थे, उसमें आज भी लिखा हुआ है कि सूरज धरती का चक्कर लगाता है। कोई भी धर्म, चाहे एक धर्म ने कह दिया कि भगवान ने पहले दिन ये बनाया, अगले दिन ये बनाया, अगले दिन ये बनाया, अगले दिन ये बनाया, और लोगों ने मान लिया, किसी को सिद्ध नहीं करना है। लेकिन अगर एक वैज्ञानिक ये कहेगा तो उसको बाकायदा उसके लिए प्रमाण देने पड़ेंगे। यह है वैज्ञानिक और आध्यात्मिक गपबाजी में फर्क। इसीलिए विज्ञान बहुत सारी चीजों को सुलझा चुका है। अगर मैं कहूं तो आध्यात्मिकता ने तो किसी चीज को नहीं सुलझाया, वो तो कल्पनाएं हैं। आप बैठ के कोई भी कल्पना कर लीजिए, आप कोई भी कल्पना कर लीजिए कि सूरज ऐसे बना, धरती ऐसी बनी, ऐसे एडम था, ऐसे ईव था, उसने सेब खा लिया। आप कुछ भी कर लीजिए कि एक देवता हिमालय पर पूजा कर रहे थे, वहां से पैदल चले तो धरती पे आ गए, तो फलाना फोड़ दिया तो नदी बह गई। जैसे एक किस्सा सुना के मैं खत्म करूं, कश्मीर का किस्सा। जो कश्मीर का पूरा किस्सा है, जो कश्मीर कैसे पैदा हुआ, मैं लिख चुका हूं, आप में ज्यादातर लोग पढ़ चुके होंगे। वो किस्सा ऐसे बताता है कि एक झील थी, सतीसर करके झील थी। उस झील में नाग रहते थे और उस नागों के साथ एक जलोद्भव करके राक्षस रहने लगा। वो लोगों को परेशान करने लगा, नागों को। तो नागों ने प्रार्थना करी। तो जब नागों ने प्रार्थना की तो कश्यप ऋषि वहां पर गए। कश्यप ऋषि ने देखा कि नाग बहुत परेशान, उन्होंने फिर प्रार्थना की। उन्होंने प्रार्थना की तो विष्णु जी ने अपने भाई जो हलधर थे, बलभद्र, उनसे कहा। बलभद्र ने अपना हल उठाया और हल उठा के पहाड़ में छेद कर दिया। पहाड़ में छेद किया तो सारा का सारा पानी बह गया। जब पानी बह गया तो जलोद्भव की ताकत खत्म हो गई, तो उन्होंने जलोद्भव की हत्या कर दी। उसके बाद नाग वहां पर रहने लगे। अब ये किस्सा है, कुछ नहीं प्रूव करना है, खुश रहिए। लेकिन जब विज्ञान को वहां काम करना हुआ तो विज्ञान को बाकायदा जो वहां करेवा फॉर्मेशन हुआ था उसका अध्ययन करना पड़ा। और उस अध्ययन के बाद यह पता चला कि सैकड़ों साल पहले यहां पर जो पहाड़ थे, बारामूला की जो पूरी श्रेणी है, जब भूकंप आया तो इन पहाड़ों में छेद हो गया। उन छेदों से वो पानी निकल गया और वो जो पूरा ग्रीन टापू निकला, वैली निकली, वो करेवा फॉर्मेशन वहां पे हुआ और वहां पर जीवन की शुरुआत हुई। ये फर्क है आध्यात्मिकता और भौतिकवाद में। एक वैज्ञानिक जब कोई चीज सिद्ध कर रहा होता है तो उसको उसके सारे नुक्ते मिलाने होते हैं और हजार निगाहें होती हैं ये तय करने के लिए और ये सिद्ध करने के लिए कि वो जो सिद्ध कर रहा है वो गलत है।
आज जब कोरोना की एक वैक्सीन बन रही है, तो जब तक उसका पर्याप्त चेकिंग नहीं हो जाएगी, उसका पर्याप्त परीक्षण नहीं हो जाएगा, कोई कोरोना की वैक्सीन नहीं लेगा। लेकिन जो कोरोना की ताबीज बनी थी, जो जो दरूद बना था, जो कोरोना के लिए गोमूत्र था, वो जो लोग पीने गए थे या ताबीज बांधने गए थे या मंत्र पढ़ रहे थे, उन्होंने कोई सवाल नहीं किया। तो आध्यात्मिक बकवास से कोई सवाल नहीं किया जाता है, इसलिए उनके यहां सब कुछ सिद्ध है और स्वयं सिद्ध है। और विज्ञान को सब कुछ प्रूफ करना पड़ता है, इसलिए सैकड़ों वर्षों के इतिहास में विज्ञान ने बहुत सारे रहस्यों से पर्दा उठाया है और बाकी रहस्यों से पर्दा आगे उठाएंगे। तो आज जो मैंने बातचीत की उसमें बराबरी की अवधारणा की बातचीत की, उसके अलावा मैंने बात की आपसे भाववाद और भौतिकवाद की। अगली बार हम लोग सीधे कोशिश करेंगे कुछ दर्शनों के बारे में शार्ट में बात करते हुए द्वंद्वात्मक भौतिकवाद पे बात करने की, क्योंकि वो सबसे महत्वपूर्ण टूल है जिससे मार्क्सवाद को समझा जा सकता है। मैं देख रहा हूं अगर कोई सवाल आया हो तो उसका जवाब मैं दे दूं, वरना आज की बातचीत खत्म करता हूं, शायद लंबी हो गई। रोजा लग्जमबर्ग का हिंदी अनुवाद, दिक्कत यही है कि आपको सब यहीं पूछ लेना है। आपको रोजा लग्जमबर्ग भी मुझसे पूछ लेना है, आपको जो जो चाहिए सब यहां पूछ लेना है। भाई मैं बहुत साफ बता रहा हूं कि यहां मैं सिर्फ मार्क्सिस्ट स्टडी सर्किल पर बात करूंगा। जब मैं मार्क्सवाद और स्त्रीवाद के बीच के संबंध के बारे में बात करूंगा, जब मैं रोजा लग्जमबर्ग पे बात करूंगा, तो आपको बताऊंगा। मेरे पास तो वैसे भी रोजा लग्जमबर्ग का कंप्लीट वर्क जो है वो इंग्लिश में है, हिंदी में नहीं है, लेकिन पहले तो आप ढूंढ लीजिए, और अगर मुझे मिला भी तो या कोई जानकारी मेरे पास होगी भी तो वो मैं तभी बताऊंगा जब उस विषय पे बात कर रहा हूं। आज मैं कतई इसके अलावा किसी सवाल का जवाब नहीं दूंगा। मनीष जी पूछ रहे हैं कि सर मार्क्स की थ्योरी पे हेगेल का प्रभाव माना जाता है, इसको मैं कैसे समझूं? अगली बार जब मैं द्वंद्वात्मक भौतिकवाद बताऊंगा तो हेगेल से मार्क्स तक की यात्रा आराम से आपके साथ डिस्कस करूंगा, बताऊंगा। गौरव अदीब ने कहा ज्ञानी होना गर्व की बात नहीं। बिल्कुल ज्ञानी होना गर्व की बात नहीं है। हम ज्ञानी हैं क्योंकि समाज ने हमें ऐसी स्थितियां दी जिसमें हम पढ़ लिख सके। हमारे समय हमसे बहुत टैलेंटेड बहुत सारे ऐसे लोग थे जिनको बचपन में ही नौकरियां करनी पड़ी, जिनको बचपन में ही पैसे कमाने पड़े, जो पढ़ नहीं पाए। शायद उनको भी हमारे जैसी परिस्थितियां मिली होती तो वो हमसे ज्यादा पढ़े लिखे होते, हमसे ज्यादा बेहतर बातचीत कर पाते। तो ज्ञान, जैसा कि मैंने कहा था, ज्ञान एक सामाजिक संपत्ति है। आपकी जो सामाजिक अवस्था होती है, आप जिस घर में पैदा होते हैं, आपके माँ बाप की जो ट्रेनिंग होती है, वो भी अक्सर ये तय करती है कि आप कितना पढ़ पाएं। बहुत सारे लोग होते हैं जो प्रतिकूल परिस्थितियों में भी बहुत सारा ज्ञान हासिल कर लेते हैं, उनका सम्मान किया जाना चाहिए। जैसे डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर का सबसे पहले सम्मान इसीलिए किया जाना चाहिए कि जितनी प्रतिकूल परिस्थितियां उनको मिली, उस प्रतिकूल परिस्थितियों में जो तिनके के सहारे मिले, उन तिनकों के सहारे उन्होंने अद्भुत ज्ञान प्राप्त किया। भगत सिंह की तारीफ इस बात के लिए करनी चाहिए कि लगातार संघर्षशील रहते हुए भी उन्होंने किताबें पढ़ना नहीं छोड़ा। हम जैसे लोग हम जैसे लोग प्रोफेसर के बेटा पैदा हुए थे, हमें तो उनसे आगे जाना था, हम नहीं जा पाए। तो दरअसल हमें तो जितनी अच्छी स्थितियां मिली, हम उनका उपयोग ठीक से नहीं कर पाए। हमारी तो भर्त्सना होनी चाहिए इसके लिए। चलिए, मेरे ख्याल से सारे सवाल आ गए हैं। कोई और सवाल तो फिलहाल हमें दिख नहीं रहा। अब ये सवाल, भारत में मार्क्सवादी सोच व्यापक क्यों नहीं हो रही? मैंने बार बार कहा कि ये मेरी समस्या नहीं है। मेरी समस्या मार्क्स के मूलभूत सिद्धांत है। अगर उसमें आपकी रुचि हो तो आप मुझे सुनिए, अगर उसमें रुचि ना हो तो बिल्कुल इंटरनेट तो आपकी जगह है। आप जब चाहें लॉग आउट करके जा सकते हैं, जब चाहें आप अपनी स्क्रीन स्क्रॉल कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने मेरी बात सुनी। और जो सवाल हो, यही वीडियो के नीचे अपने सवाल लिख दीजिए। तो अगली बार परसों या नरसों जब भी मैं आऊंगा तो उन सवालों के साथ शुरुआत करूंगा, द्वंद्वात्मक भौतिकवाद की चर्चा करूंगा, और हेगेल से मार्क्स तक की यात्रा, वो सिर के बल से पैर के बल खड़ा करने वाली वो जो मजेदार यात्रा है, मैं उस पर आप लोगों से बात करूंगा। और अपना फीडबैक भी दीजिएगा कि जो मैं बता रहा हूं उसमें अगर किसी तरीके की बदलाव की जरूरत हो, कुछ और चीजों की जरूरत हो, तो मैं जरूर कोशिश करूंगा। शुक्रिया।